डेली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं लाड़ो सराय गांव के अंदर इस विषय को लेकर कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक जंग चल रही है, उस जंग को लेकर हम लाड़ो सराय गांव के निवासियों से कुछ सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं लाड़ो सराय के निवासियों से। अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम नरेंद्र सेजवल है, निवासी गांव लाड़ो सराय। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, ये जो दिल्ली में जंग चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, इसके विषय में क्या सोचते हैं? दोनों राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही है, उनका काम है राजनीति करने का। आप भी आ जाओ जी। आप देवेंद्र सेजवाल जी हैं, बताइए जरा भाजपा क्या चाहती है? भैया आम आदमी से क्या चाहती है? भाजपा कुछ नहीं चाह रही है। जिस पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, आज वो खुद भ्रष्टाचार के महामहिम बन रहे हैं, तो सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी भाई, और गलत करेंगे तो विरोध भी करना पड़ेगा। नहीं, जो ध्येय था भाजपा का, ध्येय हुआ था कि 3 मुद्दों पे, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर और धारा 370, तो अपने मूल मुद्दों से तो नहीं भटके ना आज तक। 2 कर दिए, तीसरे पे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या वो भ्रष्टाचार मिटा पाए? नहीं मिटा पाए, उल्टा हो रहा है, वो खुद ही भ्रष्टाचार करने लगे। नहीं, तो क्या हम विरोध ना करें? देखिए, जनता, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी ने क्या बिगाड़ा है, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हाथ धोके? भाजपा कहाँ पड़ी है? हम भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, किसी पार्टी का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भ्रष्टाचार का विरोध उसका निजी विरोध है, तो भैया वो उसकी व्यक्तिगत सोच है। अच्छा, अभी जो आज 27 ठिकानों पर छापे मारे गए ईडी को लेकर, लोगों का कहना है, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार जो है ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? तात्पर्य क्या हुआ गलत से भैया? पहले की जो आबकारी नीति थी, उसमें 70% जो है सरकार का मिलता था, 20% जो है अल्कोहल की कोस्ट थी, 10% जो कमीशन जाता था, 70% जाता था सरकार के पास। आज की आबकारी नीति क्या है? कोस्ट तो 20% है, वैट कितना है? ₹1.80। एक्साइज ड्यूटी कितनी है? ₹1.92। लमसम अमाउंट दे दो। इस लमसम की जो डेफिनेशन है ये क्या है, और लमसम क्यों लिया जाए भाई? क्या शराब कोई ऐसी चीज है जो बिकेगी तो पैसा लेंगे, बिकेगी नहीं? शराब तो आप रेत में जाके बैठोगे, जंगल में जाके बैठोगे, वहां भी बिकेगी। और 70% को काट के और आप जो है ₹1.80 और ₹1.92 कर रहे हैं, तो यह भ्रष्टाचार नहीं है? वो पैसा देश का पैसा नहीं है? वो क्या भारत के विकास में काम नहीं आ सकता? अच्छा, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख सके? ये तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाजपा आम आदमी पार्टी का पक्ष रख सके? आप रखेंगे? ये सुनील सेजवाल जी हैं जी, अब हम इनसे बात करेंगे। सुनील जी बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पीछे, केजरीवाल के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे क्यों पड़ी है? मुझे लग रहा है कि गुजरात चुनाव का डर है भाजपा को, कि गुजरात चुनाव आज से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पंजाब में प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने, जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन किया है, अभी गुजरात का नंबर है, देखिए होता क्या है। तो क्या आप केजरीवाल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे देखते हैं? 100% देखते हैं जी। आप देखते हैं जी? भैया ऐसा है, पिछला जो 5 राज्य में चुनाव हुआ था, पंजाब में जो सरकार बनी है वो पिछली बार दूसरी बड़ी पार्टी थी पंजाब की, तो सरकार बना ली। आज उसके अलावा जो 4 राज्यों में प्रदर्शन था, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या आप? कितने में जमानत जब्त हुई और कितने में बची है? इसमें गुजरात में आज भाजपा की स्थिति क्या है? 20 साल से शासन में है। और आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? वो अभी अपने शुरुआती दौर में है, अभी तो ठीक से अपने पैर भी नहीं फैला पाई है। तो इतने जल्दी राजनीति में इतना बड़ा बदलाव असंभव है। दिल्ली में तो भ्रष्टाचार के नाम पे बेवकूफ बना के अन्ना आंदोलन में और सरकार बना ली, तो जरूरी थी पूरे देश में ही वो सरकार बन जाएगी। अच्छा, इसमें देखिए, प्रधानमंत्री पद को अगर हम देखते हैं तो इसमें नीतीश कुमार जी भी बीच में कूद रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने बिहार में जो किया। सहयोगी है, भाजपा के ही सहयोगी है। आपको लगता है कि भाजपा के सहयोगी है? नहीं, क्या आप नहीं जानते? नहीं, देखिए, इन्होंने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन अब वो विपक्ष को एकत्रित कर रहे हैं जी। तो क्या आम आदमी उनके साथ खड़ी है? अच्छा है, फूट पड़ रही है, उनकी जो सच्चाइयां वो सामने आ रही हैं कि वो कितना शासन करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ते। अगर जो मोदी के नाम पे आए थे तो आज मोदी जी को क्यों छोड़ा उन्होंने? अच्छा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा?
आ जाओ, क्या दिक्कत है भाई साहब, आओ तो सही। अच्छा, एक विषय और, आ जाओ आप, आ जाओ ना भाई साहब, आ जाओ संजय जी, आप आ जाओ। अच्छा संजय जी, कांग्रेस का पक्ष में आपसे पूछूंगा, अभी जो आटा लीटर में दे रहे हैं राहुल गांधी जी, और उनकी जो है इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा मजाक जो है उनको उड़ाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो हरनाम जी शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, हो जाती है गलती किसी से बोलने में, आपसे भी मेरे से भी, लेकिन जो कांग्रेस का राज था वो आपने भी देखा और हमने भी देखा है। अब बीजेपी का राज और आम आदमी का जो हो रहा है उसके बारे में मैं तो बोल नहीं सकता, वो बीजेपी वाले जाने या आम आदमी पार्टी वाले जाने। तो आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन दोनों की लड़ाई में क्या कांग्रेस कुछ थोड़ा बहुत लाभ उठा पाएगी दिल्ली के अंदर या देश के अंदर? नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐसा लाभ नहीं उठा सकती, वो देश हित में जो भी है काम कर सकती है। नहीं, मैं राजनीतिक लाभ की बात कर रहा हूँ, देश हित तो बाद में है, पहले राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, सरकार नहीं आएगी तो देश का हित कैसे करेंगे? तो छोटे से सिपाही है, जो भी राजनीति करे ऊपर वाले करते हैं, हम तो छोटे सिपाही है। चाहे बीजेपी का कोई, ये भाई बीजेपी से है, ये हमारे आम आदमी पार्टी से है, हम तो कहते क्यों लड़ो, अपने गांव समाज के कल्याण के लिए जो भी कुछ हो काम करो। अच्छा, नीतीश कुमार जो दावा ठोक रहे, नीतीश तक मैं नहीं जाऊंगा। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री, हम यहाँ छोटे से गाँव के। चलो जी। अच्छा, ये जो आप आ जाओ भाई, थोड़ा सा आगे, बिल्कुल साइड में मत रहो। ये जो मुद्दे फिलहाल दिल्ली में चल रहे हैं, शराब का जो मुद्दा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का दबाव आम आदमी पार्टी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज भी 27 ठिकानों पर छापे मारे गए। तो आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये शराब का मुद्दा है? ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और आज जो छापे मारे गए हैं उन शराब के व्यापारियों के घर पे मारे गए। तो मनीष सिसोदिया ने अगर जो कुछ गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो जेल जाना पड़ेगा भैया, कोई नहीं रोक सकता। और नहीं किया तो फिर वो डर क्यों रहे? अच्छा, इसमें कहीं केजरीवाल जी का भी नंबर आ सकता है? अब मैं ये आकलन तो नहीं बता सकता, मैं कोई राजनीतिक जो एनालिस्ट तो हूं नहीं जो मैं बताऊं केजरीवाल जी का नंबर आएगा नहीं आएगा। बाकी वो तो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, तो उनका कौन नंबर लगा देगा? देखिए, सिग्नेचर ही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री वो दिल्ली के हैं, हाँ, सबको पता है। हाँ। और मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बगैर कोई फाइल एलजी के पास जाएगी नहीं, उन्होंने आदेश कर दिया है। नहीं भैया, वो मुख्यमंत्री तो दिल्ली के हैं, लेकिन वो बिना मंत्रालय, बिना प्रभार के मुख्यमंत्री हैं। सिग्नेचर करेगा जो जिस मंत्रालय का जो मंत्री होएगा वो। तो आप केजरीवाल जी पे कैसे उंगली उठा देंगे जब उनके कहीं सिग्नेचर ही नहीं है? तो उनको तो पाक साफ अच्छा, रहना ये जो है। कट्टर ईमानदार की परिभाषा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार की तरफ से दी जा रही है, इस कट्टर ईमानदार के शब्द को आप किस प्रकार से व्याख्या करेंगे? ये जो आबकारी नीति का जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था 70% का जो 3% कर दिया, जब वो हमें समझा देंगे कि वो सही था तो मान लेंगे कट्टर ईमानदार थे, वरना हमारी नजर में तो कट्टर बेईमान हो गए, वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। मतलब आप ये समझते हैं कि जो कट्टर ईमानदार का शब्द है ये इसका विपरीत है? विपरीत है। भाई साहब, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी का जो कट्टर ईमानदार का शब्द है, वो इसका जो डेफिनेशन इन्होंने दिया, आप इससे सहमत हैं? मतलब आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार भी नहीं बन सकती है, भाजपा तो कट्टर हिंदू बनाती है। नहीं, कट्टर हिंदू बनाती है, ठीक है सर, जाति को बढ़ावा देना कि हिंदुत्व का मुद्दा लेके हम सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे, ऐसे देश में जहाँ पे आप कहते हैं कि सांप्रदायिकता है, ठीक है ना, वहां पे आप जितनी बार भी आप राजनीतिक कार्ड खेलते हैं, जाति के नाम पर खेलते हैं, धर्म के नाम पर खेलते हैं, मंदिर के नाम पे खेलते हैं, देशभक्ति का वहां पर आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम ईमानदार हैं। ये कहना भी गुनाह हो गया है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, ये भी गुनाह है। नहीं, इनकी जो परिभाषा इन्होंने कहा कि इसका उलट है। अभी इन लोगों ने जो भाजपा वालों ने किया, ईडी के थ्रू किया कि भाई इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे छापेमारी करी, सब कुछ पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी हुई है, आपने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा है, मीडिया पे देखा है। तो उन लोगों ने जो कुछ किया है, बड़े ठोस सबूत मिले, क्यों नहीं अंदर करते, क्यों नहीं कोई सबूत दिखाते हैं? वो कुछ मिला ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये इनको, हमारी जो आम आदमी पार्टी है, इनके बड़े नेताओं को, सत्येंद्र जैन हुए, मनीष सिसोदिया हुए, केजरीवाल साहब हुए, जितने भी लोग हैं, इनके बड़े बड़े नामों को ये बस बदनाम करना चाहते हैं, जिससे कि गुजरात बचा पाए। मुझे लगता नहीं कि गुजरात का जो चल रहा है उसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सबके सामने आएगा, तो अच्छा खासा नुकसान होगा। कॉपीराइट ईमानदारी का इनके पास है और देशभक्ति का इनके पास है। कुल मिला के दोनों ने अपने अपने कॉपीराइट जो है लिए हुए। राम जी, एक बात तो बता दो यार, हम कट्टर हिंदू बना रहे हैं या नहीं बना रहे,
चर्चा किस बात पे थी? भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार। ये तो एक पुराना एजेंडा है इन सब का कि कहीं भी फंसे हैं। ये तो हिंदुओं की बात करते हैं, ये तो जाति की, हिंदू धर्म है, पहली बात तो जाति नहीं है। हाँ। हम धर्म की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अलग चर्चा है। हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो भैया हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अब जिसको जिस चश्मे से जिस देखना है वो देखे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और बात रही मनीष सिसोदिया जी की, सुनिए, वो जांच का विषय है। सीबीआई जांच कर रही है, उसने क्लीन चिट तो नहीं दी ना। कल को जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगी तब पता चलेगा भैया भ्रष्टाचार था या नहीं था, उसके बाद तय करना। और बात रही सतेंद्र जैन की, तो भाई साहब 2 महीने से वो बाल्टी की दाल खा रहे जेल की। अगर जो ईमानदार थे तो फिर जेल जाने की जरूरत नहीं थी। मनीष सिसोदिया तो अभी बाहर घूम रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अभी जो इल्जाम लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए। जिस दिन साबित होंगे वो भी जेल में चले जाएंगे। जिस दिन सीबीआई या ईडी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं मनीष जी का उसमें सहयोग, रोल कुछ भी रहा है, तो उसको कौन बचाएगा? फिर उसको भी जाना पड़ेगा। तिहाड़ में एक कमरा साफ हो जाएगा उसके नाम का, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, एक विषय यहाँ और आता है। आम आदमी पार्टी के अंदर से कुछ निकल के खबर आ रही है कि भाजपा साजिश कर रही है कि दिल्ली को, जो सरकार है दिल्ली की, भविष्य में केजरीवाल को मौका ना दिया जाए और यहाँ पर जो है पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश इसको दिल्ली को बना दिया जाए और दिल्ली सरकार को खत्म कर दिया जाए। इस विषय में क्या आप बता सकते हैं कुछ? पता नहीं, इनका तो रोज का शगुफा है, रोज नए नए शगुफे आने। अब ये भी शगुफा आ गया कि हमको खत्म कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे निगम को इन्होंने 3 से 1 किया भाजपा ने, इसी प्रकार से इनका कहना ये है आम आदमी का कि ये साजिश कर रहे हैं कि इसको पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश। 3 का 1 इसलिए किया कि पिछले 10 साल में 3 निगम होने के कारण उनके खर्चे जो है 3 गुना बढ़ गए थे। निगम जो है खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था, तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। कुछ मेहरबानी सीएम साहब की, उन्होंने 1400 करोड़ रोक लिया। कुछ वो 3 निगम हो गए, खर्चे इतने बढ़ गए, तो अब व्यवस्था बनी नहीं पा रही थी। एक निगम करने से एक मेयर होएगा, एक कमिश्नर होएगा, एक व्यवस्था होएगी, एक चीफ इंजीनियर होएगा, तो जो 2 के एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस थे वो खत्म हो जाएंगे। इतने सारे भवन, इतने सारे कर्मचारी, वो सब कहीं ना किसी और काम में लगेंगे ना, तो दिल्ली की सेवा करेंगे किसी ना किसी दूसरे रूप में जाके। अननेसेसरी बैठा के तनख्वाह तो नहीं देनी पड़ेगी ना। चलो जी, धन्यवाद। अच्छा सुनील जी, आप इस विषय में क्या कहते हैं कि क्या भाजपा साजिश कर रही है कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दिल्ली की सरकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए? नहीं, मैं इसे साजिश का रूप नहीं दूंगा, इसे गुंडागर्दी कहूंगा। अच्छा, सीधी सी बात है। वो लोग जो चाहते हैं मनमानी करते हैं। अगर जो एमसीडी चुनाव टालने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर जो भाजपा को ये नहीं लगता कि भाजपा साफ हो रही है, 200+ सीट आ रही थी एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की, उसके डर की वजह से इन्होंने एमसीडी चुनाव डाला। अब ये लोग कह रहे हैं कि एमएलए को खत्म कर देंगे। ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? डर है ना। निगम को तो कांग्रेस तो है नहीं, निगम को तो खत्म कर दिया, आप देख रहे हो। हमें वही कह रहा हूँ, कांग्रेस है नहीं, अभी डर सिर्फ आम आदमी पार्टी खत्म नहीं किया। आप इसको देखिए, आप इसको रिफॉर्म कहिए, लेकिन रिफॉर्म के नाम से किया, रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हो। हाँ। इसी तरह से आप दिल्ली सरकार, इसी तरह से भाजपा दिल्ली सरकार को भी रिफॉर्म करेगी, तो चुनाव भी हो जाएगा। जहां जहां पर भाजपा साफ होगी वहां पर ये लोग रिफॉर्म्स आएंगे। अच्छा। जहां पर भी भाजपा साफ होगी। अच्छा। आने वाला समय बताइए, हो सकता है गुजरात में भी करना पड़े इनको। अच्छा, ये कुछ आपको उम्मीद है कि गुजरात में भी रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इस प्रकार के? हाँ, इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मुझे तो लगता है कि इनको जरूरत पड़ेगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम जी, एक मिनट। हाँ जी, जहाँ तक इलेक्शन का, एमसीडी का इलेक्शन का ताल्लुक था, हाँ, कांग्रेस बिल्कुल एक तरफा थी। हाँ, इन दोनों पार्टियों के चक्कर में। अच्छा। एक तो बीजेपी ने जो तीनों एमसीडी जो बहाना बनाया, पहले भी तो कांग्रेस थी। एक कर दो, जब निगम एक थी तो पहले कांग्रेस थी। तो कितनी अच्छी चलती थी एमसीडी, कितने अच्छे काम होते थे। अब बीजेपी ने तीनों एमसीडीओ को एक करा। बताओ उसमें मतलब क्या उन्होंने नई भर्तियां काटी हो या कुछ नया सिस्टम बनाया हो, कुछ तो बताओ बीजेपी। इसका मतलब अगर निगम एक हो जाएगा। 2007 में शीला दीक्षित जी ने 3 निगम किए थे। शीला दीक्षित जितना काम हरनाम जी दिल्ली में आज तक किसी सीएम ने नहीं कराया है। हाँ, कुछ काम केजरीवाल जी करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और उनके नेताओं को झगड़े में और झूठे केसों में फंसा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन का जहां तक ताल्लुकात है, कांग्रेस दोनों पार्टियों को सुपड़ा साफ करती, एमसीडी में भी और आने वाले जो विधायक के इलेक्शन होंगे उसमें भी। वाह जी, देखिए लीटर आटा दिलवा दो यार, मैं कल से देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह धीरे धीरे
बढ़ रहा है दिल्ली के जड़ें बहुत अंदर। मजबूत है राम जी, कांग्रेस की कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। हल्के में वाह जी, मत लेना। बहुत बढ़िया, आपका साहस हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, हम जो है लाड़ोसराय के निवासियों से वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात कर रहे थे। बात सुनो, कंक्लूजन तो सुन लो। कंक्लूजन आप बताओ। अब जो है आज की जो भारत की जनता है वो जागरूक हो गई है। वो भैया ना तो फ्री की रेवड़ी में पड़ेगी, ना भ्रष्टाचार में पड़ेगी। वो व्यक्ति और भविष्य देख के वोट देगी। तो हमें कोई चिंता नहीं है, जिसको चिंता है वो करे। ये कह रहे हैं भैया ऐसी सरकारों को वोट मिलने वाली है जो आगे ना रोटी और दाल पे भी टैक्स लगा रही है, उन्हीं को वोट जा रही है, वही लोग सरकार बना भैया रहे हैं। टैक्स तो लगते आए हैं जीवन में, अब थोड़ी नए थोड़ी ना लग रहे, पहले भी लग रहे थे। हाँ, रोटियों पे टैक्स तो हमने पहले भी बहुत बार शराब पे कम करेंगे तो कहीं ना शराब कहीं के तो टैक्स की बढ़ाएंगे। बात करते हैं और रोटियों पे टैक्स लगाने की बात करते हैं। नहीं, देखिए, टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है, वो ठीक है, लेकिन गलत टैक्स लगाना तो विरोध तो होगा। भैया 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। बिना टैक्स के पैसा कहाँ से आएगा? हम भी फ्री की रेवड़ी बांटेंगे तो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। भारत श्रीलंका और पाकिस्तान बन जाएगा। तो तय पब्लिक ने करना है, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा बनना है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में अपने आप को शामिल करना है। क्या आम आदमी पार्टी भारत को श्रीलंका के हालात की तरफ लेके जा रही है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा जिसे फ्री की रेवड़ी कह रहे हो, गरीबों का हक है। वो आज की डेट में जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, पानी और बिजली, वो मूलभूत सुविधाओं में मानता हूं मैं, उसको गरीबी रेखा वाले जो लोग हैं जो 200 यूनिट तक यूज करते हैं उनके लिए फ्री है। अगर मेरे घर में 2 एसी है, 3 एसी है, तो मेरे यहाँ 200 यूनिट बिल ही नहीं आएगा। 201 यूनिट होते ही हमारा बिल जो है बढ़ जाता है। दूसरी बात, पानी तो सबको चाहिए। गरीब लोग पानी का बिल कहाँ से दे पा रहे थे? कोविड वैसे आया। अच्छा, मैं तो उन लोगों को अगर जो सुविधाएं मिल रही है तो मैं गलत नहीं। इस विषय में देखिए, इस विषय में एक सवाल मेरे दिमाग में आया जो आपने पानी के लिए बताया। सुनिए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्री की रेवड़ी और मूलभूत सुविधाओं में अंतर बताया है, तो कृपया उस अंतर को जान ले पहले। देखिए, मेरे जहन में एक सवाल आया जब आपने पानी की बात की। आपके क्षेत्र में, महरौली क्षेत्र में, कुसुमपुर पहाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है। नाम जी, शायद आपको मालूम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी का वहाँ पे पाइपलाइन पहुंच चुकी है और उसमें पानी की सुविधा नहीं कर पाए हैं अभी। सर, हमारे जो विधायक श्री नरेश यादव जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे पानी पहुंचाया जाए। और जब तक पानी ना पहुंचे, मेरे ख्याल से वहां से 20 से 22 बोरवेल करा चुके हैं। और जो टैंकरों की संख्या करीब 18-17 हुआ करती थी, आज की डेट में 30+ है, जो मुझे क्या टैंकरों की संख्या, जिससे कि लोगों को कम से कम पानी तो मिले। तो टैंकर माफिया, देखो वहाँ पानी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, कनेक्शन ही तो जुड़वाने हैं। लेकिन टैंकर माफिया के वो धंधे खत्म हो जाएंगे। टैंकर माफिया है ना, जो 18 से 40-60 हुए, वे टैंकर उनको ही मिलते हैं जो वहाँ के ओके ठड्डे आदमी है। नहीं, गरीब आदमी आना नहीं। आम आदमी ने ये कहा था कि हम टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे। उससे तो टैंकर बढ़े हैं वहाँ, तो माफिया कुछ क्षेत्र है जहाँ पर टैंकर की सुविधा है। मैं लाड़ोसराय की बात करूं तो लाड़ोसराय में 40 मिनट पानी आया करता आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। आज की डेट में लाड़ोसराय में 5 से 6 घंटे पानी आता है हर गली के अंदर। क्योंकि जी लाड़ोसराय क्षेत्र प्राइवेट है, पूरा बिल देते हैं तो पानी भी आता है। 24 घंटे आप पानी दो, 24 घंटे का बिल लो, पानी दोगे तो बिल लोगे। लेकिन हमारे लाड़ोसराय जिसे लाड़ोसराय गांव को जिसको प्राइवेट बोल रहे हैं, उस गांव के बिलों को पिछले साल दिल्ली सरकार ने करीब 13 करोड़ रुपए के बिल गांव वालों के माफ कराए। प्रणाम जी, उस गांव के नहीं किया है, वो स्कीम आई थी पूरी दिल्ली के लिए। हाँ, तो अगर लाड़ोसराय गांव प्राइवेट है तो उसके क्यों हुए? अगर प्राइवेट वाली बात है, लाड़ोसराय गांव प्राइवेट है खाली, देवीलाल ने बिजली बिल्कुल फ्री कर दी थी किसानों के लिए। ताऊ देवीलाल ने सबसे पहले। अब बताइए उसे क्या फ्री की रेवड़ी कहेंगे? उस वक्त जनता की आवश्यकता थी। आज दिल्ली के अंदर पानी की ये स्कीम, आज दिल्ली के अंदर ये निकलती रहती है समय समय पे स्कीम, सबके राज्य में निकलती है। बस और अब सुनो, अब ये पेंशन भी बंद हो रखी है। आप ये बताओ, कांग्रेस में मैं कांग्रेस की बात हूँ जी, मैं जो बात सही होगी सच होगी वो कहूंगा पहले। अच्छा, चलो जी, धन्यवाद। तो समाप्त करें। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लाड़ोसराय गांव में हैं और हमने जो है लाड़ोसराय के निवासियों से वर्तमान मुद्दों पर बात की और उन मुद्दों के साथ कुछ पुराने मुद्दों को भी कुरेदने का प्रयास किया और इनके विचार जो हमें प्राप्त हुए वो हम आपके सामने दिखा चुके हैं। तो मैं अपनी वार्ता को यही समाप्त करते हुए आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए संजीत संसनवाल के साथ
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।